दोस्तों, इस वक्त एक चर्चा सुर्खियों का विषय बनी हुई है। खबर है कि देहरादून में एक यूपी की लड़की थी। वह देहरादून पहुंची अपने दोस्त से मिलने या फिर कहें बॉयफ्रेंड से मिलने, और पहुंची मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो घर से भाग गई। और ऐसा कहा जा रहा है कि उसने धर्म परिवर्तन भी किया, यानी वो मुस्लिम मजहब से थी जो उसने हिंदू धर्म को अपनाया। इसके बाद उसने हिंदू लड़के के साथ शादी की। लड़का और लड़की दोनों ही बालिग थे। हालांकि ये खबर छपी है मीडिया में, वो कि छपी है दोनों नाबालिग है, और वो लड़की मिलने के लिए गई थी। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन जैसे ही वह पुलिस को देहरादून रेलवे स्टेशन पर मिली, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए और जिस तरीके से वो अक्सर करते हैं उस तरह से वो वहाँ पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। आबादी बढ़ती और जहाँ तरीके के साथ वो वहाँ पे वो तांडव करते हैं, जैसा कि ये आम बात देखने को मिलती कि जहाँ पर भी मुस्लिमों की आबादी बढ़ती है वो वहाँ पे उत्पात मचाते हैं और बवाल काटते हैं। इसके बाद जब वहाँ पे उन्होंने बवाल काटना शुरू किया मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने, तो हिंदुओं ने भी पलटवार किया और वहाँ नौबत इस तरीके से आ गई कि पत्थरबाजी होने लगी और अंत में हिंदुओं ने जो जितने भी वहाँ मुस्लिम भीड़ इकट्ठा हुई थी उन्हें दौड़ा दौड़ा करके पीटा। खबर है कि जिक्र कर दूं कि तेलंगाना में कुछ ऐसा ही हुआ था। एक आदिवासी महिला के साथ एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने रेप किया। उसके बाद बहुत मारा पीटा और तब महा आदिवासी समुदाय ने जो मुस्लिम समाज के लोग थे उन्हें भी वहाँ से दौड़ा दौड़ा के पीटा और खूब उनके साथ मारपीट की। तो पहली बात तो यह है कि जहाँ पे भी इनकी आबादी बढ़ती है वहाँ पे वो बहुत बड़ा एक विध्वंस करने शुरू कर देते हैं। क्यों? देखिए, क्योंकि घटनाएं अलग अलग है। जब आपने तेलंगाना का जिक्र किया तो वहाँ ज़बरदस्ती रेप है किया गया और बलात्कार था, और यहाँ प्रेम प्रसंग का मामला है। कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो उसमें उसकी अपनी मर्जी होती है। हिंदू धर्म में या सनातन में वापस आना चाहती है तो समस्या कहाँ है? हाँ, क्या हुआ? यही तो कहते थे ना कि मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठे हैं हम, और मोहब्बत की दुकान के ग्राहक यानी मुस्लिम इस तरह से कर रहे हैं। क्या हुआ? प्यार ही तो किया है इसने, इसमें गुनाह क्या है? यह तो उनके इन लोगों का कहना है ना कि लड़की नाबालिग है पर लड़का और लड़की जायज़न बालिग है। उम्र में वो खुद बता रहे हैं कि वो बालिग हैं। एक लड़का लड़की से प्यार करता है, दोनों शादी करना चाहते हैं, तो समस्या है कहाँ? और इसका उपाय है कि अगर नाबालिग हो या बालिग, यही उपाय है कि इस तरह सुअर की झुंड में आएँ और पत्थरबाजी करना शुरू कर दें। क्या यही उपाय है? हमारे देश में कानून है या नहीं? कानून से देश चलेगा या फिर इनके इस शरिया कानून से चलेगा? लोग बोलते तो हैं कि हम कानून से मानते हैं, कानून को मानते हैं, कानून से देश चलेगा, तो रोज़ गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि संविधान से चलेगा, कानून देश से चलेगा, कानून देश संविधान से चलेगा। देश में झुंड बना करके आएँ, और कोई पाकिस्तान थोड़ी ना है कि निंदा कानून कर दिया तो भीड़ की शक्ल में पहुंच जाओ बड़ी बड़ी दाढ़ियों लेके और पीट पीट कर हत्या कर डालो और बाद में उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। भारत उस तरह का देश नहीं है कि माफ़ कीजिए। मैं बताना चाहता हूँ, देहरादून की घटना बताई है, तेलंगाना की घटना मैं समझना ये चाहता हूँ कि आप बताइए कि तेलंगाना में जिस तरीके से जवाब दिया गया, उसके बाद यहाँ से तो तरीके से यह बात स्पष्ट होती है कि इस घटना का इसी तरह से जवाब देना होगा। सामने नहीं आई उत्तराखंड में भी आप लगातार देखते हैं कि लैंड जिहाद के मामले में, लव जिहाद के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो पलटवार हिंदुओं ने किया है, क्या इनके लिए यही भाषा एक उपयुक्त भाषा है कि इनको पलटवार ही करना पड़ेगा? क्या सवाल करते हैं कि उसी भाषा में इनको जवाब देना ही चाहिए? क्या यही तरीका है इन लोगों को समझाने का? कहीं कहावत तो यही तो कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मैं एक बात साफ साफ कह देता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद दंगे नहीं हुए। हम आप आसाम में बहुत हद तक इनकी एंटी सोशल एक्टिविस्ट कंट्रोल में हुई है। हम आजम खान अंदर हुआ, यूपी शांत हुआ, बुरहान अफजल मारा गया, कश्मीर शांत हुआ, 370 हटने के बाद, हेमंत विश्व शर्मा के आने के बाद आसाम शांत हुआ, लेकिन बंगाल और केरल चल रहा है। क्यों?
जिस दिन इस सवाल का जवाब आप खुद से पूछेंगे ना, आपको इसका जवाब खुद मिल जाएगा। उस दिन आपकी सारी बातें समझ में आ जाएगी। दबाव बनाने के लिए एक सरकार ऐसी चाहिए जो दृढ़ संकल्प और निर्भीक सरकार हो। इसलिए अगर अनुशासन में इन्हें रखना है तो ऐसी सरकार चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग विल पावर की हो और साथ में बगल में एक डंडा भी रखे कि लाइन में रहने के लिए बोले कि अगर कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, इधर उधर करोगे तो पड़ेगा फटका। तब ये बहुत अच्छे से बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, हम सब भाई भाई की बात करेंगे। ऐसा इनको ज़रा भी छूट दे दीजिएगा अगर, तो ये फिर इसी तरह से कहेंगे कि हर घर से अफजल निकलेगा। अरे हर घर से अफजल निकलेगा तो हर घर में घुस के मारेंगे। ऐसी सरकार चाहिए। ये बोटी बोटी काट डालेंगे, ऐसा ऐसा बोलते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम ये कर देंगे, 15 मिनट के लिए सरकार हटा दो। ये है इनकी मंशा कि ये 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप इनको पता है कि आज इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी करेंगे तो कल पिछवाड़ा पड़ेगा। ये यूपी में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि अगर ज़रा सा भी इधर उधर की बयानबाजी भी की तो इन्हें शांत कर दिया जाएगा, तब शांत रहेंगे। और नहीं तो खुला छूट दीजिएगा तो इस तरह ही करेंगे। वही समझना चाह रहा था कि जिन लोगों को बचपन से ही जिहाद, शहादत, कुर्बानी, कट्टरपंथी, रिश्तों को कोई मर्यादा नहीं, घर और देश के लिए कोई वफादारी नहीं सिखाया जाए, इसके साथ क्या रिश्ता? इस सब का कुछ पता नहीं। ये जानवर जीते ही जानवर की तरह हैं और जानवर खा रहे हैं जानवर की तरह। इन लोगों को आप बहुत प्यार से समझा सकते हैं, क्या अच्छे आएँ, प्यार से समझाने वाले सब चले गए। हम कोई नहीं समझ सका इनको, सिर्फ एक ही भाषा समझ में इनको आती है। इनको डिसिप्लिन में रखना है तो डंडे में तिल लगा करके इनकी सुटाई करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से चाइना करता है, चाइना इनके साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से पेश आता है। इजराइल इनके साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहा है और ऐसा ही सलूक भारत को भी करना होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा और सारे हिंदुओं को मार दिया जाएगा या फिर इन्हें हिंद महासागर में डुबो दिया जाएगा। ये बात सच है। अगर नहीं ऐसा किया गया तो ये इसी तरह से उत्पात मचाते रहेंगे और नहीं अगर ऐसा किया गया तो सरकार अगर साथ नहीं देती तो केरल और बंगाल आने वाले दिन में जिक्र करें तो सारी सरकार खुला समर्थन करेगी। जो करेंगी समर्थन तो इसी तरह संदेश खाली हो जाएगा, इसी तरह से संदेश खाली वहाँ पे भी बनेगा। इस तरह के आईएएस अफसर की पत्नी को बंदूक के नोक पर रेप करेंगे, सामने ही वो महिलाओं का बलात्कार करेंगे, वो जो चाहेंगे जो करेंगे। वो कल को कहेंगे कि हम मंदिरों में ही मांस खाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उत्तराखंड को देखते हैं और हिमाचल को देखते हैं तो लगातार यहाँ घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है आखिर? अब वो देवभूमि को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? देवभूमि की बात करें तो बात बॉर्डर एरिया की भी होगी और बड़े बड़े तीर्थ स्थलों की भी बात होगी। पूरे देश में पैटर्न देखिए ज़रा इनका। भारत के आसपास की जितनी भी सीमाएं हैं, चाहे बंगाल की सीमा हो, असम की सीमा हो, त्रिपुरा की सीमा हो, कश्मीर की सीमा हो, पंजाब की सीमा हो, जो पाकिस्तान से सटी है, वहाँ खालिस्तान को पैदा किया जा रहा है। केरला में जो सीमा बॉर्डर एरिया है, सारे बॉर्डर एरिया में एंटी सोशल एक्टिविटी मतलब देशद्रोही एक्टिविटीज़ चरम पर हैं और वो घुसा ही नहीं रहे हैं घुसपैठियों को। इसके बाद दूसरी स्ट्रैटेजी है कि जहाँ सनातन की जो मजबूत पिलर है, जैसे हमारे तीर्थ स्थल हो गए, चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी जाए। बालाजी तिरुपति मंदिर का घेराबंदी हो गया है। वहाँ पे प्रसाद में आपको अभी बहुत ही कुछ ही दिन पहले आपको बीफ और क्या चर्बी का वहाँ पे आपको अवशेष मिले थे। सोमनाथ मंदिर का घेराबंदी हुआ था, जिसको कल अतिक्रमण हटा अभियान के तहत छुटकारा दिलाया गया। इनके बाद हरिद्वार, द्वारिका और कुंभ मेले की बात करें तो कुंभ मेले में 40 करोड़ हिंदुओं को नरसंहार करने की साजिश थी। यूपी के एक मदरसे में नकली नोट
कहीं एक जखीरा ही नहीं मिला है जब वहाँ छपाई होती थी नकली नोट की, बल्कि उसके साथ साथ बहुत अहम दस्तावेज मिले जो पाकिस्तान से सीधा लिंक करते हैं पाकिस्तान से, कि किस तरह से महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं का नरसंहार किया जाए, और उसका बाकायदा पूरा ब्लूप्रिंट बना दिया जा चुका था। वहाँ ब्लूप्रिंट में ये बनाया गया था कि किसी तरीके से यहाँ पे किसी भी तरीके से बहुत बड़ा विध्वंस नरसंहार किया जाए, जिसमें आए हुए सारे श्रद्धालुगण भक्तजनों को 40 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार किया जाए, जिससे देश शोकाकुल हो जाएगा, जिससे नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और योगी भी साथ साथ रो पड़ेंगे और पद से इस्तीफा दे देंगे और पूरा देश हताहत हो जाएगा और पूरे वर्ल्ड में भारत की बदनामी होगी, उसकी सुरक्षा पे सवालिया निशान छोड़े जाएंगे और फिर ये अपने मंसूबे में कामयाब होंगे, फिर ये अपना चाल फिर चलेंगे। वहीं अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसके आसपास भी लोग बसना शुरू हो चुके हैं, जो कि सिखों के लिए भी सुरक्षा के दृष्टि से सही नहीं है। इनके सीमा स्तरों पर, तीर्थ स्थलों पर वो घेराबंदी इस तरह कर रहे हैं कि अब चाहे देहरा हो या हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड का बॉर्डर हो, स्टेटस से भी ये प्लस वहाँ बहुत अच्छे अच्छे तीर्थ स्थल भी है जहाँ सनातन की मजबूत भूमि भी है। जो इसकी घेराबंदी तो वो करेंगे ना, ये वॉर की तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह के से वो एक जंग जारी करे, जिस तरह से अभी हमास इजराइल का जंग चल रहा है ना, सेम उसी पैटर्न पर। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की बात करें तो संदेश खाली में भूमिगत अंडरग्राउंड उन्होंने तहखाना बनाया हुआ था, अंडरग्राउंड उन्होंने एकदम हमास के ही पैटर्न पे उन्होंने बहुत बड़ा भूमिगत वो अंडरग्राउंड बनाया हुआ था, सब्वे बनाया हुआ था, जिससे वो अपना सारे जंग की तैयारी पूरी तरह से कर सके और उसमें असला बारूद पूरी तरीके से भरा रखा था। वो आखिर ऐसा क्यों, किस लिए, क्यों इन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं? अगर आप इस पे सोचेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। वो बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं और इसका लीड कर रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई, जिसका हेड केरला में स्थित है। आपको केरला की बात बताऊंगा, आपने केरला स्टोरी तो देखी होगी ना, वो फिल्म को बस आप समझ लीजिए कि वो बस एक फिल्म का सिर्फ ट्रेलर मात्र है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। पूरी पिक्चर में आप जब देखेंगे तो किस तरह से केरला, कहने को तो एक शिक्षित राज्य है, पर ये भी तो वाकई में देखना होगा कि आखिर उसकी शिक्षा किस दिशा में जा रही है। यहाँ पे मदरसा की भी शिक्षा को भाई शिक्षा की दृष्टि में लिया जाता है, देखा जाता है, तो क्या वो एक शिक्षित समाज हो गया?